बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि जितनी सियासत के अंदर तलखियां आज हैं ऐसी माजी में कभी ना थी। अगरचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी भी करती रहीं, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात भी बनाती रहीं, लेकिन फिर ये तलखियां हमने कम होते देखी। फिर जब इस मुल्क के अंदर सियासी मैदान में इमरान खान साहब ने कामयाबी हासिल की, या जो इस वक्त अपोजिशन में बैठे थे, उस वक्त ये तलखियाँ फिर अरूज पर पहुँची। और ये कहा जाता है कि इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत के दौरान और कुछ किया या नहीं किया, लेकिन दोनों सियासी जमातों के खिलाफ जिस तरीके से महाजराई की है, बयानबाजी की, उसकी माजी में शायद मिसाल कम ही मिलती है। फिर ये तलखियाँ बढ़ती बढ़ती कारकुनों के माबैन बहस मुबासे तक जा पहुँची। और आज नौबत यह है कि किसी के साथ शायद डायलॉग नहीं हो सकता, किसी के साथ बातचीत नहीं हो सकती, और किसी के सामने आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकते। पीटीआई के कारकुनों, पीपल्स पार्टी के कारकुनों, पीएमएलएन के कारकुनों, जब बातचीत होती है तो एक दूसरे के साथ लगता है ऐसे ये है कि अभी कुछ लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि शायद सियासत के अंदर अदम बर्दाश्त बहुत हद तक बढ़ चुकी है। इन हालात में मियाँ नवाज शरीफ साहब वापसी का ऐलान कर रहे हैं। 21 अक्टूबर को उन्हें पाकिस्तान वापस आना है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा लंदन अचानक पहुँची हैं, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ ने कुछ रोज़ कबल एक ऐसा बयान दिया जिससे ये महसूस किया जाने लगा कि सियासत में एक बार फिर तलखियाँ पैदा होंगी और अपने अरूज तक पहुँचेंगी। क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म मुतालबा कर रहे हैं कि जिन्होंने उनकी हुकूमत गिराई थी, उनके खिलाफ मुकदमात बनाए थे, उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद भी शामिल हैं, और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का नाम भी लिया जा रहा है। और साथ ही साथ कुछ इस किस्म का मुतालबा भी सामने आ रहा है कि इस वक्त जो सिटिंग जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनके खिलाफ भी कार्रवाई मियाँ नवाज शरीफ चाहते हैं। क्या ये दोबारा सियासत के अंदर मज़ीद तलखियों का बायस बनेगा? क्या इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून के माबैन जो दूरियां थी वो कम हुई 16 माह के दौरान, अब इस सूरत हाल से कैसे निपटा जाएगा? मियाँ नवाज शरीफ क्या बयानियाँ लेकर वापस आ रहे हैं? फिर पीपल्स पार्टी और PMLN जो 16 माह तक इकट्ठी इक़्तिदार में रही, हुकूमत करती रही, आज एक दूसरे के खिलाफ वो भी इल्ज़ाम तराशी या कहीं ना कहीं गोलाबारी करती हुई दिखाई देती हैं। फिर इससे आगे बढ़ के मुल्क के अंदर एक और अहम जो मरला आन पहुंचा है, वो ये है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। और वफाकी निगरान वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि जिन लोगों ने अफवाहें फैलाई उनको मुँह की खाना पड़ी। कौन अफवाहें फैला रहा था? कौन ये बात कर रहा था कि इलेक्शन वक्त पर नहीं होंगे? इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? साथ ही साथ फैज़ाबाद धरना केस, नज़रसानी केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। उससे नतीजा क्या निकलेगा? क्या ये नज़रसानी डिसमिस कर दी जाएगी? अगर डिसमिस नहीं होती तो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? क्या इस फैसले पर अमल दरामद के अहकामात भी आ सकते हैं? इस पर भी बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर रहनुमा अज़मा बुखारी साहबा। अज़मा साहबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर आजिज़ धामरा साहब। आजिज़ धामरा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमें कुछ ही देर बाद मुल्क के मारूफ कानूनदान जहांगीर जदून साहब ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ अज़मा बुखारी साहब आपसे करते हैं। इस वक्त सारी खबरें तो लंदन जा पहुंची हैं जो पाकिस्तान में होनी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका है। शहबाज शरीफ साहब, पहले कहा गया नहीं जी वो बस एक इलाज के लिए गए हैं, फिर कहा गया नहीं मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बुलाया है, फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने खुद मान लिया कि बड़े मियाँ साहब ने तलब किया एक मीटिंग के लिए, मैं फौरी लंदन आ गया। हो क्या रहा है? क्या मियाँ नवाज शरीफ उसी सियासत की तरफ वापस लौट रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव की सियासत? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, पहले तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चूँकि जो मरियम औरंगज़ेब हैं, जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं पार्टी की, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके इस बात को जो है वो मीडिया के साथ शेयर किया कि मियाँ साहब के बुलाने के ऊपर जो है वो शहबाज साहब जो है वो लंदन जा रहे हैं, और वो लंदन गए। सो इसके ऊपर पहले तो कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। दूसरी बात, जो टकराव की आप उसकी बात कर रहे हैं, कतई नहीं। मैं समझती हूँ कि वो टकराव जो बार बार हो जाता है, जो होता रहा है पाकिस्तान की तारीख में, उसको रोकने का एक तरीकाकार बताया है मियाँ साहब ने कि अगर जो है इनको अकाउंटेबल कर दिया जाए और अगर इन किरदारों का जो है एहतसाब हो जाए, तो मुल्क के अंदर जो बार बार मुल्क डी ट्रैक होता है, जो बार बार मुल्क की सियासत के अंदर मुदाखलत होती है, जो नए नए प्रोजेक्ट्स लाने की कोशिश की जाती है, उसमें खात्मा हो सकता है। और जाहिर है जब भी उसमें खात्मा होगा तो फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई टकराव जो है वो इदारों के साथ होने का फिर सवाल ही पैदा नहीं होगा। सो ये उन्होंने एक स्टेट्समैन की तरह
एक राह दिखाई है और इसके ऊपर वो एहतसाब से मतलब उनका कोई जो है वो कोर कमांडर हाउस के अंदर घुस के या जनरल बाजवा और फैज हमीद के घर घुस के आग लगाने का तो नहीं है यकीनन। अब एहतसाब की बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो हमें मियां साहब की मीनार पाकिस्तान की तकरीर का इंतजार करना होगा, जिसके लेकिन अंदर जब वो लेकिन मुल्क से वापस आएंगे। अजमा बुखारी साहबा, घेराव नहीं करना आपने, बाकी आपने कोर कमांडर हाउस में नहीं घुसना, लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद के खिलाफ आप कार्रवाई कैसे करेंगे? तरीकाकार क्या होगा? आपकी हुकूमत रही 16 माह तक, शहबाज शरीफ साहब मुल्क के वजीर आजम रहे, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ाई, हत्ता कि कोई किसी को पूछा तक नहीं, तो आज कार्रवाई कैसे हो सकेगी? जी, मैं यही गुजारिश कर रही थी कि इसके लिए हमें मीनार पाकिस्तान की तकरीर जो है, जो मियाँ साहब की होगी 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला, उसका इंतज़ार करना होगा। यकीनन मियाँ साहब जो है, इसके ऊपर अपनी जो है वो ये तरीका भी बताएँगे। अगर उन्होंने ये बात की है कि एहतसाब होना चाहिए, जो देखिए अगर प्रिंसिपली कहा जाए तो क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उस एहतसाब के कई तरीकाकार हो सकते हैं, इदारा जाती एहतसाब हो सकता है, कोई माज़रत हो सकती है, कोई अपनी गलतियों का इतराफ़ तो ख़ैर बाजवा साहब कर चुके हैं, वो अपनी बहुत सारी तकरीरों के अंदर। लेकिन जो है वो अगर इसके ऊपर अपनी तस्हीह कर ली जाए और इस्लाह कर ली जाए, जिसको खुद कहा जाता है कि हमसे गलती हुई, तो उसमें कोई मैं नहीं समझती कि टकराव वाली या किसी तरह से उसकी बात है। लेकिन इसके ऊपर अगली बात क्या होगी, वो उनके उनके ज़हन में ऐसी क्या बात है जिससे वो समझते हैं कि ये एहतसाब हो सकता है, वो यकीनन वो हमें 21 अक्टूबर की जो मीनार पाकिस्तान की तकरीर है, उसका इंतज़ार करना होगा। आजिज़ धाबरा साहब, क्या इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट या अफवाज पाकिस्तान अपने सबक आर्मी चीफ, सबक DG ISI को कौमी मुजरम करार देने देगी, या इसको महज एक बयानबाजी समझा जाए? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें मलिक साहब, जहाँ तक आपका एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से सवाल है, तो बिल्कुल हर उस इदारे का एहतसाब होना चाहिए जिन्होंने वायलेशन की है कॉन्स्टिट्यूशन की। अब मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस जो है वो पेंडिंग है, वो है जुल्फकार अली भुट्टो केस। हम तो उसका भी मुतालबा कर रहे हैं कि उस केस को भी रीओपन किया जाए, जो मुंतजर है इंसाफ का। तो मेरे ख्याल में जिसने भी वायलेशन की है, इंस्टीट्यूशन की बात नहीं हो रही, बात हो रही है उस फर्द की जो किसी भी इंस्टीट्यूशन में बैठ के वायलेशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक रास्ता है जो कभी ना कभी इस मुल्क में ओपन होना चाहिए, और होगा भी सही, ताकि कम से कम वो तमाम जो इंडिविजुअल्स हैं जिनके एक्ट से इंस्टीट्यूट जो है वो सवाल निशान बन जाते हैं। यानी तो पीपल्स इसलिए इस पार्टी मुल्क भी, में तामरा सही साहब, मैं ये समझूं कि पीपल्स पार्टी भी जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद और जस्टिस साकब निसार के खिलाफ कार्रवाई चाहती है। देखें, आपने मियां साहब के मुतालबे के तनादर में जो बात की है मेरे से, तो पीपल्स पार्टी तो डे फर्स्ट से क्लियर है ना। मैं तो कह रहा हूं कि मियां साहब ने अभी मुतालबा किया है, बल्कि हमारा भुट्टो शहीद केस जो है वो मुंतजर है इंसाफ के लिए। जब वो केस फिर रीओपन होगा तो ये तमाम चीजें तो फिर भी डिस्कशन में आ जाएंगी ना। पीपल्स पार्टी तो बहुत पहले मुंतजर है इस चीज की। हम रेफरेंस है प्रेसिडेंट जरदारी साहब का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो आप तो मियां साहब के अभी के मुतालबे की बात कर रहे हैं, मगर मेरे कहने का मकसद ये है कि वो तमाम इंस्टीट्यूट जो है जो ताबे हैं पाकिस्तान के आइन के, उसमें अगर कोई फर्द वाहिद के किसी एक्ट की वजह से कोई इदारा अगर तनकीद के जिम्मे में आता है, तो मेरे ख्याल में तमाम इंस्टीट्यूशन उस फर्द का घेराव करें जो बदनामी का सबब बनता है किसी भी इदारे। लेकिन धामरा साहब, ये कैसे मुमकिन होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN खुद जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देने में शरीक थी, अब उन्हें कौमी मुजरम अगर कहा जाएगा तो इन दोनों जमातों को क्या कहा जाएगा? देखिए, आपको याद होगा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री बड़ी तलख है। इससे पहले भी ऐसा हुआ कि पीपल्स पार्टी पे भी जो आप थोड़ा तनकीद कर रहे हैं, वो वक्त की नज़ाकत के बुनियाद पर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सख्त से सख्त और कड़े फैसले अपने सर ले लेती हैं। मिसाल के तौर पर आपने ये एक्सटेंशन की बात की, बल्कि अभी जो एक साबका हुकूमत खत्म हुई थी, तो पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को ये पता था कि जो साबका हुकूमत थी, जिन्होंने 3.5 साल पौने 4 साल हुकूमत की थी, वो क्या MOU करके गए हैं एक IMF से। एक बिल्कुल गैर पॉपुलर फैसला था
मगर उसके बावजूद इस मुल्क की खातिर हमने किया और बहुत बड़ी तनकीद हमने बर्दाश्त की। तो मुल्क के हालात के तनादर में पॉलिटिकल पार्टी फैसला करती हैं और अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त भी करती हैं, मगर वक्त साबित करता है कि वो डिसीजन जो थे वो रियासत और पाकिस्तान ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के हवाले से हमने ये फैसले किए हैं। जहांगीर जदून साहब, आप मुल्क के मुमताज़ माहिर कानून हैं, आप ज़रा मुझे समझा दीजिएगा कि जो मियाँ नवाज शरीफ का मुतालबा है कि जनरल कमर जवेद बाजवा साहब और फैज़ हमीद साहब के खिलाफ कार्रवाई की जाए, सिटिंग जज के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये कार्रवाई का तरीक़ाकार क्या होगा? फिर इन्हें अगर कौमी मुजरम करार दिया जाता है तो क्या ये पार्टियाँ बरीज़िम्मा हो जाएंगी जो खुद एक्सटेंशन देने में भी शामिल थी, इक़्तिदार में थी, कार्रवाई ना की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब। आप 1947 से देखें तो आज दिन तक किसी जर्नल का कोई पॉलिटिकल पार्टी हिसाब कर सकती है? मेरे ख्याल में तो कोई मिसाल नहीं मिलती। एक दफ़ा ट्राई की थी जनरल मुशर्रफ का, वो भी आपने फिर हालात देखें क्या हुआ है। जब भी कोई, पहली बात तो यह है कि किसी भी आर्मी चीफ को पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो उनको एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए किसी भी बंदे को। हर एक देखो बंदे की पार्टी में अपनी राय होती है। इस एक्सटेंशन के खिलाफ विद इन द पार्टी भी लोग खिलाफ थे कि नहीं देनी चाहिए, लेकिन जब पार्टी ने फैसला किया किसी ने कि जी सारी पार्टी ने फैसला किया कि इनको एक्सटेंशन दे दिया है, तो उन्होंने दे दिए। तो एहतसाब तो आप कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में तो एहतसाब का मुतालबा करना तो है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली करना जो है खासा मुश्किल है। और मुझे तो ये इनका एहतसाब, अगर एक अदारा इनका एहतसाब कर सकता है, क्योंकि दोनों बंदे जो आर्मी के हैं, ये सब्जेक्ट टू द आर्मी एक्ट हैं, तो अगर आर्मी चाहे, अगर फौज चाहे कि अपने जो भी बंदे हैं अगर उनके अंदर कोई है, जिस तरह फैज़ हमीद साहब हैं या जनरल बाजवा हैं, तो वो उनका एहतसाब कर सकते हैं। और अगर पोलिटिकली कोई गवर्नमेंट चाहे, तो आप मुझे एक गवर्नमेंट बता दें 1947 के बाद आज दिन तक किस पोलिटिकल गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है कि वो किसी आर्मी रिटायर्ड अजहर सर्विस छोड़े किसी रिटायर्ड बंदे का एहतसाब कर सके। और जो हमारी भी गवर्नमेंट होती है वो हाइब्रिड रिजीम होता है। आज दिन तक कौन सी गवर्नमेंट, तो जिस गवर्नमेंट मियाँ साहब कब भी अपनी सिविलियन पावर एक्सरसाइज करते हैं, फौरन हमारी गवर्नमेंट को या किसी भी जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको हटा दिया जाता है। यहाँ पे तो पाकिस्तान के अंदर किसी वज़ीर आज़म को रूल ऑफ लॉ, सिविलियन सुपरमेसी पे काम करने दिया ही नहीं। वो जो ही वो इस चीज के आगे होते हैं तो बस फौरन कोई ना कोई कंस्पिरेसी आती है और गवर्नमेंट को थ्रोन आउट कर दिया जाता है, चाहे वो जुडिशियल जुडिशियल का के साथ मिल के करें जिसके साथ, तो ऐसी कंस्पिरेसी होती है तो उसको थ्रोन आउट करते हैं। तो एहतसाब मेरे ख्याल में करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जुडिशरी का भी और जो दूसरा अदारा है उसका भी। लेकिन जहांगीर जदून साहब, लेकिन अगर एक सिटिंग जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनको जो है उनके खिलाफ कार्रवाई किस बुनियाद पर की जाएगी? मियां नवाज शरीफ साहब किस बुनियाद पर मुतालबा कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उनको मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई किस कानून के तहत हो सकती है? नहीं देखें, मेरे ख्याल में तो कम अज कम इतना तो मुतालबा करनी चाहिए ना। जज साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, वो सिटिंग जज हैं, लेकिन जो अरशद मलिक की आपने वीडियो देखी, आज दिन तक किसी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो किसी के केस को पर्सनली मॉनिटर कर रहा हो। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसे जज थे जिन्होंने सिसिलियन माफिया पता नहीं और क्या क्या चीजें की, और उसके देखना उस जजमेंट का असर देखें कि कितना ऑन द फेस ऑफ इट ये लग रहा है कि ये जुडिशियल कॉन्स्पिरेसी थी और ये मुलवस थे। तो एक मैं कहता हूँ कि चलो इनका एहतसाब न भी हो, तो लेकिन जिस तरह उस दिन चीफ जस्टिस साहब ने कोर्ट के अंदर कहा है जी हमसे भी गलतियां हुई हैं, तो इस तरह कोई जज साहब अगर वॉलंटियर कह सकता है कि हमसे गलती हुई है, या कोई जितने भी जर्नैल गुजरे हैं जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी किया है वो माफी तो मांगे ना, कम से कम एहतसाब ना हो, तो कम से कम नहीं कौम के सामने सबको पता चल चुका है कि क्या क्या कॉन्स्पिरेसी हुई है। और ये मुल्क के साथ अभी नहीं हुई है, 1947 से होती रही है। जो भी पोलिटिकल गवर्नमेंट थोड़ा सा स्टेबलाइज करती है उसको, क्योंकि वो अगर वो उनके जो है अहकामात नहीं मानना चाहते तो वो उनको फिर डिस्टेबलाइज कर दिया जाता है। आज दिन तक आप मुझे बताएं क्या हमारे पास जो एहतसाब का अदारा है इसने क्रॉस तक बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की है, जो मेरिट पे हो, ट्रांसपेरेंट हो और लोगों की नजरों में वो सही हिसाब हुआ हो? वो नहीं होता। यहाँ पे सारा जो होता है वो पिक एंड चूज होता है, और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए होता है, विच हंटिंग के लिए होता है, और अपने मकासद हासिल करने के लिए होता है। जदून साहब, मुझे कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करनी है, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। अज़मा बुखारी साहब, थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिएगा या समझा दीजिएगा कि शहबाज शरीफ साहब तो मुसलसल गुन गाते रहे, इस्टेब्लिशमेंट के और आर्मी चीफ के गुन गाते रहे। इस्टेब्लिशमेंट कैसे ये बर्दाश्त करेगी कि उनके बड़े भाई साबिक वज़ीर आज़म
आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ, DGI के खिलाफ और जस्टिस के खिलाफ एक पूरी कंपेन, एक बयानिया बना लें, कार्रवाई का मुतालबा करें। माजी में जैसे कि जहांगीर खान जदून साहब ने कहा कि एक हम भुगत चुके हैं कि हमने जनरल मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई की कोशिश की, उसके बाद जो कुछ हुआ, क्या मियां नवाज शरीफ अपने रास्ते बंद कर रहे हैं? देखिए, अगर तो आप जो है वो कोई ऐसे विंडिक्टिव बात जो है वो ध्यान में रख के कहें कि रास्ते बंद कर रहे हैं, क्यों? उन्होंने ऐसी क्या गलत बात कही है जिससे उनके रास्ते बंद होंगे या बंद होने चाहिए? सवाल ये है कि क्या इस और मैंने जैसे कहा कि बाजवा साहब अपनी गलतियों की खुद जो है वो उन्होंने कहा कि हमसे गलतियां हुई और वो उसका इतराफ करते रहे। फैज हमीद साहब कह चुके हैं कि मैंने जो किया मैं अपनी कमांड के अंडर था, मैं उसके जरिए कर रहा था। और क्या जनरल फैज का जो है वो जजों के पास जाके ये कहना कि 2 साल की मेहनत जाया ना करना। शौकत सिद्दीकी आज भी जिंदा माशाल्लाह मौजूद है ना। अरशद मलिक तो चले कब्र में चले गए, लेकिन उनको जो है वो अदलिया पे धब्बा भी कह दिया, लेकिन उसका फैसला आज भी एग्जिस्ट करता है मियां नवाज शरीफ के खिलाफ। और उसी फैसले की बुनियाद पर सियासी मुखालफिन जो है उनके खिलाफ गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। और ये जो अगर जैसे कहा गया था, जनरल आसिम मुनीर साहब का बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है शहबाज साहब के साथ, और वो बहुत नेक नियति से पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं। और ये बहुत जरूरी है, तमाम इदारे जो है अपने अपने डोमेन में रहकर अगर एक रियासत की तरह मिलकर काम करे तो यकीनन फिर जो है वो रियासतें तरक्की किया करती हैं। एक इदारा दूसरे के जो है वो रास्ते में रोड़े अटकाएगा तो फिर पाकिस्तान तो आगे नहीं बढ़ सकता ना। ये हुआ है 2017 में, अच्छा खासा पाकिस्तान चल रहा था, नहीं चल रहा था, G20 में उसको शामिल करने की बात हो रही थी, उसको जो है पाकिस्तान के लोग सुकून से रह रहे थे, 3% जो है से कम भी महंगाई थी, हर गरीब आदमी जो है वो पेट भर के सोता था। तो ये आखिर एक मार्का राई की गई ना, RTS बिठाया गया, उस लाडले को लाया गया, फिर उस लाडले को लाने के बाद उसने पाकिस्तान के साथ किया क्या? अब ये जो सब कुछ हुआ, नवाज शरीफ साहब अपनी बात तो कर ही नहीं रहे। उस दिन भी उन्होंने जो बात की, उन्होंने आम आदमी की बात की, उनके साथ जो हुआ वो छोड़ दें, वो उसके ऊपर वो कहते हैं कि मैं किसी से इंतकाम लेना नहीं चाहता, लेकिन जो इस मुल्क के साथ हुआ है, मुझे बताइए उसका जवाब किसने देना है? और अगर जो है आसिम मुनीर साहब जब आए थे, 1 मिनट, उन्होंने कहा कि हम एपॉलिटिकल हैं, हम जो है वो हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं होगा, जो बहुत अच्छी बात थी जिसको सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे थे। तो अब जो गलतियां उनके पेशरो से हो चुकी हैं, उसको कम से कम उसका इतराफ तो करें, कम से कम उसको उससे कम से कम कौम से माफी मांग ले भाई। और तो और बात है, ये लोग मान ले कि उसके बाद जो बाजवा के साथ किया है जो है कैदी नंबर 804 ने, थोड़ी तो नहीं की। और जो है वो मसीहा, वो लाने वाला जो अपने कंधों पर बिठा के लाया था, उसको जानवर भी, उसको गालियां भी, उसको मीर जाफर, मीर सादक भी, क्या क्या नहीं कहा। और एक तरफ जो है वो उनको लाइफ टाइम वो जो है वो एक्सटेंशन भी देने को तैयार थे कि बस हमारे साथ बैठ जाओ और हम जो है वो तुम्हें लाइफ टाइम एक्सटेंशन देते हैं। तो गुजारिश ये है कि हमें कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान की डायरेक्शन दुरुस्त करनी पड़ेगी ना मलिक साहब। लेकिन अज़मा बुखारी साहब, देखिए, जहाँ बाजवा साहब ये बात कहते हैं कि हमसे गलतियां हुई, वहाँ वो ये जिक्र भी करते हैं कि सियासतदानों से भी गलतियां हुई, फिर साथ वो ये भी कहते हैं कि अगर हमने इमरान खान को सपोर्ट किया हमारी गलती थी, लेकिन क्या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को सपोर्ट नहीं किया गया? क्या जो जमातें मिला के साथ PDM को कामयाब कराया गया, उसमें बाजवा साहब की सपोर्ट शामिल नहीं थी? तो उसमें बाजवा साहब की ये सपोर्ट आप कह सकते हैं कि उन्होंने इमरान खान के ऊपर से हाथ उठा लिया था, ये सपोर्ट थी उनकी। कि वो देखिए ना, मुझे कहने की तो जरूरत ही नहीं है, उनके इत्तेहादी बताते होते थे कि उनको कैसे इकट्ठा किया जाता था, उनके जो है वो लोग बताया करते थे बजट कैसे पास होता था, उनको जो है वो कैसे इलेक्शंस के लिए जो है वो भर भर के जो है वो गाड़ियों में जबरदस्ती लाया जाता था। तो ये तो बता चुके हैं। उन्होंने सिर्फ ये किया था कि वो अपनी गलती तस्लीम करके पीछे हो गए थे। और इसको अगर आप सपोर्ट करना कहते हैं तो मैं नहीं समझती कि उसको सपोर्ट करना कहेंगे या उन्होंने हमें करके दिया। उन्होंने ये किया कि उन्होंने जो उनको करना चाहिए था कि वो खामोशी से पीछे होकर बैठते, उन्होंने वो किया। और आसिम मुनीर साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का साथ दे रहे हैं, वो उनको देना चाहिए। लेकिन एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को साजिश करके हटाना और एक अपने लाडले को लेके आना, इसमें फर्क है मलिक साहब। और यही हम कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो इस मुल्क के अंदर, और जो भी वजीर आजम आए उसको ऐसी ही अनकंडीशनल और अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट मिली जैसे उस लाडले को मिली थी, जैसे उसके लिए जो है वो तमाम तक जो है वो इवन अपॉइंटमेंट्स भी मुल्क के बाहर से जो है वो उनको उसको लेके दी जाती थी, उसको जो है मीटिंग्स के लिए उठा के जो है वो घर से बुला के जो उसको मीटिंग्स के लिए बिठाया जाता था। तो जो है वो कम से कम जो इदारे अपने डोमेन में रहते हुए
एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ उसकी सपोर्ट के लिए, बिकॉज ये रियासत है तो हम सब हैं, तमाम इदारे मिलकर रियासत हैं और इस मुल्क को इन क्राइसिस में सबने मिलकर डाला है। बिल्कुल सियासतदानों की भी गलतियां इसके अंदर शामिल हैं, और लेकिन सियासतदान तो मजलूम कौम होती है ना, वो तो बेचारी मतलब उसकी तो आप बाजू पर ओढ़ दे तो उसको जो है वो आप जो मर्जी उससे करा ले, उसको जो है वो कोई धमकी मारे आप उसके से जो मर्जी करा ले। काश पाकिस्तान के सियासतदान इतने मजबूत होते तो ये मसाइल शायद ना होते। ठीक है आजिज दामरा साहब, दुनिया की शायद सियासतदान जो है ना इस मुल्क की दुनिया मैं आता हूँ की वापस, सबसे मजलूम और मासूम कौम है। मैं आता हूँ वापस आपकी तरफ। आजिज दामरा साहब, मुझे राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान मेरे सामने पड़ा है जिसमें वो कहते हैं कि हमने एक्सटेंशन इसलिए दी कि हमें इसमें फ़ायदा था, हमें यकीन दहानी कराई गई थी। अगर किसी आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब की सपोर्ट इमरान खान साहब ने ली थी वो गैर आइनी है, अगर बाजवा साहब की सपोर्ट पीपल्स पार्टी और PMLN लें तो ये आइनी है। देखिए वो जो एक्सटेंशन थी वो थ्रू पार्लियामेंट की थी, वो थ्रू पार्लियामेंट की थी। बहस का जो मेन हम ढूंढ रहे हैं ना सवाल का जवाब, वो ये है कि किसी की गैर कानूनी तौर पर सपोर्ट करना और 2018 की इलेक्शन जो है उससे पहले 2013 की इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के साथ किया हुआ कि आपने पाकिस्तान के एक बड़े सूबे से उसको बिल्कुल नल एंड वाइट कर दिया था। ये तमाम ऐसे तलख सवाल हैं जो तारीख का हिस्सा है अपनी जगह। यानी पंजाब में से पीपल्स पार्टी को निकाला एस्टेब्लिशमेंट ने। मलिक साहब, जहां तक आपने एक्सटेंशन वाली बात की है, वो एक्सटेंशन जो है वो उस तरीकेकार के मुताबिक नहीं थी, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी और थ्रू पार्लियामेंट की थी। ठीक है, लेकिन धामरा साहब अभी आपने कहा कि एक बड़े सूबे से निकाला गया पीपल्स पार्टी को, एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला था पंजाब से। हेलो, मैंने कहा एस्टेब्लिशमेंट ने पंजाब से निकाला था पीपल्स पार्टी को। देखिए पीपल्स पार्टी के साथ जो रवैया रखा गया था और जो बम पीछा करते रहते थे हमारे, कि छोटे छोटे हमारे कॉर्नर मीटिंग्स में बम धमाके होते थे, उस सारी दहशतगर्दी को मिलाकर कंट्रोल किसने करना था? ये सारे ऐसे सवाल आते हैं जो पीपल्स पार्टी के बनते हैं और हम करते आ रहे हैं, हर जगह पे करते आ रहे हैं, हर टाइम पे करते आ रहे हैं। बहरहाल पीपल्स पार्टी पॉलिटिकल जमात है और आज भी पूरे मुल्क में वजूद रखती है, और इंशाल्लाह 2023 की इलेक्शन फेयर एंड फ्री हुए तो पीपल्स पार्टी अपना वजूद महसूस कराएगी कि हम पूरे पाकिस्तान एक वफाकी जमात है। जदून साहब, कुछ थोड़ा सा कानूनी नुक्ता नज़र भी समझा दीजिएगा कि ये नजरसानी धरना नजरसानी जो केस है इसमें अब क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के पास ये अब समाअत मुकर्रर हो गया है, क्या ये डिसमिस किया जाने का इम्कान है या इस पर समाअत होगी? दूसरा, क्या इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट अपना मजीद कोई हुक्म जारी कर सकती है? ये देखें, धरना जो था, ये वाला धरना जो है वो शुरू हुआ है 2014 के PTI और PTA के धरने से। तो इस धरने की जो जजमेंट है बड़ी डिटेल जजमेंट है, उसने तमाम धरनों का हवाला दिया है कि उससे बेसिक राइट्स जो है वो किस तरह सिटीजन के इफेक्ट होते हैं, और जो धरना करने वाले हैं वो किस तरह धरना करते हैं, और जो उनसे करवाते हैं धरना वो कौन लोग हैं, वो सारे आइडेंटिफाई हुए हैं। आपने देखा था इस धरने के अंदर यूनिफॉर्म में लोग आके पैसे दे रहे थे, तो वो सारी चीजें इसमें मेंशन्ड है। तो इसमें फिर जो डायरेक्शन पास की गई थी वो उसमें 1 से लेकर 17 तक जो है वो डायरेक्शन थी, वो 1 से 11 तक डिफरेंट जो है वो गवर्नमेंट को, वो फिर जो 12 से 17 है वो स्पेसिफिकली रिगार्डिंग द एजेंसी जो हमारी हैं, उन्होंने कहा था कि एजेंसी जो है किस लॉ के तहत काम करती है। इसमें जजमेंट इसलिए आई कि जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी एजेंसी को कि आप इनके जो TLP वाले हैं इनके अकाउंट्स का पता करें, कौन से बैंक में अकाउंट है, तो उन्होंने कहा जी ये काम तो हम नहीं कर सकते। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जजमेंट दी कि आप अगर अकाउंट्स का पता नहीं कर सकते तो फिर बाकी क्या काम कर सकते हैं, क्योंकि उस धरने को लाने वाले भी वही थे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप इनके अकाउंट्स का पता करें। तो अब इसमें जो रिव्यू है वो आपको पता है उसका लिमिटेड स्कोप होता है। रिव्यू तो मेरे हाल में, मेरे अंदाजे में रिव्यू जजमेंट उन्हीं जजों के पास रहेगा और वो डिसमिस हो जाएगा। अब ये डिसमिस हो जाएगा रिव्यू, तो फिर उसमें इम्प्लीमेंटेशन की बात है। अभी देखें ना, आप एहतसाब की बात कर रहे हैं तो इस जजमेंट के अंदर भी एहतसाब मौजूद है कि हर जो इदारा है वो अपने अंदर जो है वो देखे और अपने अंदर जो है वो सफाई करे, चाहे वो जो भी एजेंसी है, चाहे जो भी इदारा है, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, जितनी भी एजेंसियां एक गवर्नमेंट के एक कानून के तहत काम करती है और गवर्नमेंट के अंडर होती है। ये अलग बात है वो गवर्नमेंट की बात मानती है या गवर्नमेंट जो होती है वो उनके अंडर काम करने लग जाती है, ये एक अलग बात है। ये पाकिस्तान की बड़ी खौफनाक और बड़ी दर्दनाक तारीख है कि जिन बंदों ने आपके एक रूल ऑफ लॉ के या आपके नीचे काम करना होता है वो आपको नीचे कर लेते हैं, ये अलग बात है। लेकिन जब रिव्यू का डिसीजन आ जाएगा तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट देखेगी
जो है बंदा चाहता है कि इसको किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर देखें ना आज वो इम्प्लीमेंट होती जजमेंट तो काफ़ी सारे मसाइल जो है वो हल हो जाते हैं। मियां नवाज शरीफ वापस आते हैं तो सीधे मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने जाएंगे। जदून साहब, कानून क्या कहता है? मियां नवाज शरीफ साहब को जमानत करवानी है, सरेंडर करना है? क्योंकि बड़ी तनकीद की जा रही है कि एक साहब बाहर से आ रहे हैं जो अदालतों को मतलूब हैं, लेकिन वो सीधे जलसा करेंगे और घर चले जाएंगे। ये देखें, अब जो भी मुल्ज़म भी होता है या मुजरम भी होता है, उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं ना, वो किसी जगह पे भी आप उनको डिनाई नहीं कर सकते। तो वो अगर ड्यू प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं, देखें उनके खिलाफ केस भी तो देखें, थोड़ा सा आप हिस्ट्री को भी देखें। ये मैं बिल्कुल आपको अनबाइस्ड ओपिनियन दे रहा हूँ। आपको पता है कि जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है उनको खिलाफ जो केस बनाए गए हैं, तो वो किस तरह बनाए गए थे? तो अब इतना बंदे को देखें ना, या तो मेरिट पे केस बनता हो, कहते हैं जी वाकई जो है इन्होंने ये किया है, उन्होंने वो किया है, कुछ ऐसे हालात होते हैं, एविडेंस होती है, तो फिर हम भी कहते हैं जी कि एक इस तरह। अब ये देखें, अगर उनको ये रिलीफ मिलता है जी कि 1 हफ्ते का या 10 दिन का, जी आप इंटरम रिलीफ लेके आके आप सरेंडर कर रहे हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के जरिए अपने आप को कोर्ट के सामने पेश करके अपने केस में सरखरू होना चाहते हैं, वो कोई ऐसी चीज या ऐसी बेनिफिट किसी गवर्नमेंट से या किसी कोर्ट से नहीं लेना चाहते कि जो वो इसके इकदार नहीं है। वो तो कहते हैं जी ठीक है, मुझे मौका दिया जाए, क्योंकि वो गए भी लाहौर हाई कोर्ट की इजाजत से हैं, फिर फेडरल गवर्नमेंट ने उनका नाम ECL में निकाला है, पूरी कैबिनेट ने जो है उसको ओके किया है। अब वो उनकी फिर मेडिकल रिपोर्ट भी सबमिट होती रही है, तो अब वो बाद में अब जब लॉ के सामने आते हैं, लॉ को सरेंडर करते हैं, तो फिर ऑब्वियसली उनको कानून के मुताबिक होना चाहिए, और कानून के मुताबिक अगर वो आते हैं तो वो इंशाल्लाह मेरे हाल में उनकी जदूर साहब चूंकि उनको सजा हो चुकी है, क्या उनकी सजा वहीं से शुरू नहीं हो जाएगी जब वो वापस आएंगे? क्योंकि सजा के दौरान वो मुल्क से बाहर इलाज कराने गए थे। देखें, जब सजा हो जाती है बंदे को, तो फिर वो जिस जेल के अंदर होता है ना, उसकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, इसके पास फुल पावर होती है, वो किसी वक्त भी उसकी सजा जो है सस्पेंड भी कर सकती है, और किसी हद तक आपको देखा ना, प्रेसिडेंट साहब जो है उनको भी कानून के आइन के तहत इख्तियारात हासिल है, वो किसी बंदे की सजा खत्म कर सकते हैं। इस तरह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास भी ओवर है कि जब बंदा एक कैदी होता है, जेल के अंदर होता है, कि जेल की सारी सुपरविजन प्रोविंशियल गवर्नमेंट का अख्तियार होता है, वो उनकी सजा जो है। और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको बेल दी थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर आपको फर्दर रिलीफ देना पड़े तो आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकते हैं, वो आपकी सजा जो है वो सस्पेंड भी कर सकती है, उनको बाहर भी भेज सकती है। लेकिन उस वक्त क्योंकि PTI की गवर्नमेंट थी पंजाब के अंदर, तो इनको कोई मतलब चांस नहीं था कि PTI की गवर्नमेंट इनको रिलीफ देती। तो ये इसमें जरूरी नहीं है कि एक बंदा अगर जेल में है तो उसके राइट खत्म हो जाते हैं। उन्होंने ये कहा हुआ है बाहर कि कानून को मैं फेस करूंगा, और कानून को फेस करना चाहिए। कानून अगर उनको कोई इजाजत देता है, कोई रियात की बात नहीं, मेरिट की बात है। मेरिट अगर कानून को कोई इजाजत देता है तो वो ऑब्वियसली वो वही वेल करेंगे। अब ये तो नहीं कि अदालत को ऐसा गलत कर देगी जो वो बनता नहीं है। पूरा में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। पूरा में एक बार फिर खुश आमदीद। अज़मा बुखारी साहबा, अगर आप आए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की तरफ, पीपल्स पार्टी का गिला शिकवा हमें बाज़ जगहों पर नज़र आता है कि इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है मुस्लिम लीग नवाज़ को। इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, उन्हें यकीन दहानी कराई गई है मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए। ये गिले शिकवे पीपल्स पार्टी को क्यों हैं? इसका जवाब तो मलिक साहब पीपल्स पार्टी दे सकती है कि उनको ये गिले शिकवे क्यों हैं। देखिए, वो भी कहते हैं कि हमने जो है बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, उनका हक है। वो उनको कोशिश भी करनी चाहिए, उनको बिलावल साहब के लिए जो है मेहनत भी करनी चाहिए। इसी तरह हर पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो हक है। लेकिन अजीब सी कंफ्यूजन है बहुत सारी चीजों के ऊपर। जरदारी साहब जो है वो बहुत अच्छी बातें करते हैं, वो कहते हैं इलेक्शन जो है मर्दमशुमारी के बाद जो है वो मस्ट हो जाता है, हल्का बंदियों का प्रोसेस, उसको सपोर्ट करते हैं। बिलावल साहब कहते रहे कि जी 90 डेज में हर सूरत हाल में उनको इलेक्शन चाहिए। फिर बाद में खैर उन्होंने कुछ दिन बाद स्टेटमेंट चेंज कर लिया था कि अच्छा चलो अगर महीना 1-1.5 महीना आगे भी होना है तो हमें डेट दे दो। उनका फिर इसरार इसके ऊपर आ गया। फिर वो एक टाइम पे जो है वो सिंध में कह रहे थे कि हैदराबाद में पानी नहीं है, तो उसका सवाल भी वो नून लीग से पूछ रहे थे। हालांकि 15 साल से तो PPP की हुकूमत है सिंध के अंदर। तो ये पता नहीं किस चीज का गुस्सा है बिलावल साहब को। लेकिन मुझे एक बात लगती है ऑन अ वेरी लाइटर नोट कि वो कहते नहीं है कि कहना तीनू सुनाना नूनू, तो वो हो रहा है। हमें खामखा पंचिंग बैग बनाया हुआ है बिलावल साहब। वो समझते हैं आप लाडले हैं, आजकल लाडले आप हैं। लाडले हो तो हमारे ये हालात हो जो है वो कि हमारे जो है वो तमाम केसेस बंदियाल साहब की प्यारी कोर्ट जो है वो 2 केसेस है गालिबन शहबाज साहब के ऊपर और मियां साहब के ऊपर। तो तोशा खाना की गाड़ी का केस है जिसपे खुद
जो है वो गिलानी साहब ने लेटर लिख के रिक्वेस्ट की थी ये गाड़ी खराब हो रही है, आप इसको, आपको तोहफा मिली थी, आपने लेनी है तो ले ले। लेकिन ये है कि हमें कहाँ कौन सा फेवर मिला है? अगर तो जो है वो ये उनका एक इतराज कि जी वो निगरान हुकूमत जो है वो सारी नून लीग की है, तो हैरत की बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब जिनको जरदारी साहब अपना बेटा कह के इंट्रोड्यूस कराते हैं, वो इस वक्त 60% पंजाब के मालिक हैं। पंजाब में मेन बैटलफील्ड जो है वो खेली जाएगी और सबसे ज्यादा सीटें पंजाब में हैं, तो फिर हमें क्या कहना चाहिए? हमें तो वैसे ही मतलब हमें क्या 2002 में लेवल प्लेइंग फील्ड मिली थी, हमें 2008 में, 2013 में लेवल प्लेइंग फील्ड, हमें 2018 में लेवल प्लेइंग फील्ड मिली थी। सो ये जो है ना, ये एतराज हमारे साथ करना ये नामुनासिब है। अब गौहर एजाज साहब जो है वो कितना करीब है जरदारी साहब। जरदारी साहब लाहौर में जो है जब भी तशरीफ लाते हैं, वो गौहर एजाज साहब से ना मिले ये मुमकिन ही नहीं है, उनके घर पे उनका खाना एक आधा ना हो ये मुमकिन ही नहीं है। तो अब हमें कह देना चाहिए कि गौहर एजाज साहब जो है वो जरदारी साहब के बंदे हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ी सा हमें मैच्योर गुफ्तगू करनी चाहिए। जो ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने पूरा जुल्म भुगता इमरान खान का, और उसको ये उनको इस्तेमाल किया जा रहा था कि सुल्तानी गवाह बन जाए, वो नून लीग की लीडरशिप के खिलाफ वो अपने स्टैंड पे खड़े रहे, वो आज भी उनकी रिस्पेक्ट है अपने इदारों के अंदर। फिर ये है कि आहद चीमा जो है वो तो रिजाइन कर चुके हैं वक्त से पहले। जो है फवाद की एक अपनी एक्सपर्टीज है, और जो निगरान वजीर आजम है वो उनके बहुत उनको नाकिद है, वो कहते हैं कि वो बहुत ब्राइट इंसान है, हमें उनकी जरूरत है। अब वो हमारे नून लीग के मेंबर हैं, कोई उन्होंने रुकनियत साइन की हुई है, कोई हमारी पार्टी के ऑफिस बेरर हैं, मतलब ये इस तरह से एतराज बराए एतराज, तो फिर मैं उसको क्या जवाब दे सकती हूँ? जी धामरा साहब, उन्होंने कहा सारे एक्सपर्ट्स हैं, अगरचे वो मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत के दौरान मुख्तलिफ ओहदों पर फायज हैं, लेकिन वो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी ज़रूरत है। निगरान हुकूमत पर एतराज़ात, लाडलापन के ताने, पीपल्स पार्टी शायद ज़्यादा हद से ज़्यादा जो है वो बयानबाजी कर रही है। देखिए मलिक साहब, पहली बात तो जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एक फीलिंग है ना, वो ये है कि जब निगरान हुकूमत आ जाती है तो जाहिर है सारी पीडीएम को, जो हुक्मरान इत्तेहाद में सारी जमायतें थी और हम सब पॉलिटिकल जमायतें थे, सबको ये मुतालबा यकसा करना चाहिए था कि जी इलेक्शन की डेट दी जाए। अभी भी बिलावल साहब क्या कह रहे हैं कि इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए। बिलावल साहब ने भी जरदारी साहब वाली वही बात की है कि 90 डेज, 100 डेज, 120 डेज, मगर इलेक्शन का शेड्यूल आना चाहिए। और अभी जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जी एंड ऑफ दी जनवरी इलेक्शन होगा, मगर डेट शेड्यूल तो नहीं आया। तो हमारा मुतालबा ऐसे अभी भी वही। मलिक साहब एक मिनट, धामरा भाई आपकी इजाजत से सिर्फ एक बात की तस्दीक कर दूं कि जब हल्का बंदियां हो रही हो, कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर ही नहीं सकती जनाब, उनको 30 नवंबर के बाद अनाउंस करना है जी, ये कानूनी उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है, वो नहीं कर सकते। जी धामरा साहब, मुझे समझ नहीं आई मेरी बहन ने क्या कहा। वो कह रही है जब हल्का बंदियां इन प्रोसेस हों तो फिर इलेक्शन कमीशन शेड्यूल अनाउंस नहीं कर सकता, वो 30 नवंबर के बाद करेगा। हम वही बात कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन, यही तो बात है कि जब हम इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो जवाब पीएमएल-एन की तरफ आ जाता है। जिस तरह राना सनाउल्लाह ने कहा कि में जो है वो इलेक्शन होंगे। कानून पता है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के बैठी हुई हूँ। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी सीईसी की मीटिंग हुई लाहौर में, वहां पर ये डिसाइड हुआ कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब के हवाले तमाम इख्तियारात किए गए हैं कि वो बातचीत करेंगे, इसलिए ज्यादा तबसरा में नहीं कर सकता, मगर बात सिर्फ इतनी करना चाह रहा हूं कि जब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि आपको मालूम है ना कि हल्का बंदियों के लिए कितना टाइम, कितने महीने, कितने हफ्ते, कितने दिन आपको दरकार है, उसके बाद आप इलेक्शन शेड्यूल की बात कर दें, मगर नहीं की जा रही। इस पर मजीद बात होगी। अगर पार्टी की सीईसी ने कोई नई पॉलिसी बनाई तो हम उसको इंशाल्लाह फॉलो करेंगे। जरदारी साहब जो है उसके इख्तियार दिया गया है, और जरदारी साहब हो या चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो पार्टी की सीईसी की जो पॉलिसी होती है उसको फॉलो करते हैं। और मैं भी पाबंद हूं कि मैं इतना सा तबसरा तो कर रहा हूं कि जब हम इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो जवाब पीएमएल-एन की तरफ आता है। मैं एक मिनट मलिक साहब, मैं इस पर जरूर रिस्पॉन्ड करना चाहती हूं। 30 सेकंड में आप रिस्पॉन्ड करें, मुझे प्रोग्राम खत्म करना बिल्कुल। जी साहब शायद जो है वो उनको आवाज नहीं जा रही थी। धामरा साहब, प्रॉब्लम ये है कि हम नून लीग वाले जो है हमें इलेक्शन लड़ने आते हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा हुआ है, हमें कानून का भी पता है। हमें आपको जो है ये नहीं, अगर आपको ये नहीं मालूम कि हल्का बंदियों का एक पूरा प्रोसेस होता है, उसमें इब्तदाई फहरिस्तें कब जारी होती है, कितने दिनों में होती है, फिर फाइनल कब होती है, उस पर अपीलों पे
जो है वो 1 महीने का टाइम दिया जाता है। ये सारा स्केड्यूल कानूनी तौर पर मौजूद है और ये भी कानूनी रिक्वायरमेंट है कि हल्का बंदियां जब हो रही हो तब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस नहीं हो सकता। सो बराए मेहरबानी अगर जो है कानून और आइन पढ़ लिया जाए तो मेरा ख्याल है बेहतर होगा। इसको ये कहना कि इलेक्शन के लिए सवाल किया है तो हमने तो आपकी मदद करने की कोशिश की है कि आपको हम कानून थोड़ा सा बता दें। जी मैं भी सियासी कारकुन हूँ, मुझे भी मालूम है कि हल्का बंदियां जब सेंसस अप्रूवल हो जाए तो हल्का बंदियां होती हैं, हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन शेड्यूल आता है। तो इलेक्शन कमीशन से हमारा ये सवाल है कि कितना टाइम दरकार है आपको, एक पॉलिटिकल पार्टी जो मुतालबा ठीक फिर ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी का मुतालबा है, कोई शर्मा के न करना चाहे तो वो अलग बात है। दोनों मेहमानों का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अज़मा बुखारी साहबा, आजिज़ धामरा साहब, जंगीर खान जदून साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में नाज़रीन दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।